नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पराक्रम दिवस समारोह में होंगे शामिल। लाल किला परिसर में 31 जनवरी तक देश की समृद्ध विरासत के होंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 वीर बच्चों को किया था सम्मानित। पराक्रम दिवस पर देश कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यवहारिक फोरेंसिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत की न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का एक और समन। जमीन घोटाला मामले में 27 से 31 जनवरी तक पेश होने को कहा। आईसीसी ने साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम का किया ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले पैट कमिंस को नहीं मिला टीम में स्थान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। देश इसे पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की। आज पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण हमें प्रेरणा देता रहता है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया है। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ये बच्चे 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 23 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की प्रेस वार्ता हुई। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 23 जनवरी से 31 जनवरी तक का ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सप्ताह स्पेसिफिकली 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का दिन इस देश के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसी समय पर गणतंत्र दिवस भी रहता है, इसमें गांधी जी की बलिदान दिवस भी रहता है और 31 जनवरी भी इसमें रहती है। तो ये सब दिन अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस सारे आयोजन में दिखाई दे रही है, देश की सभ्यता संस्कृति को आगे लेकर चलने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और कहीं ना कहीं उसको आज़ादी के बाद नकारने का प्रयास हुआ और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास अभी की सरकार ने किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अमृतकाल में 75वां गणतंत्र दिवस अहम है। इस दौरान देश की महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश की विकसित भारत की और आत्मनिर्भरता की जो यात्रा शुरू हो चली है और उस यात्रा में देश ने अमृत महोत्सव भी मनाया है और अब जब अमृत काल शुरू हो चुका है तो उस अमृत काल में 75वां गणतंत्र दिवस भी एक पहला ऐसा बड़ा आयोजन होगा जो अमृत काल का आह्वान कर रहा है और उस आह्वान में इस देश का हर जनमानस, इस देश की परंपरा, इस देश की प्रेरणा, हमारी समृद्ध विरासत हो और उस विरासत पर गर्व करते हुए गुलामी की हर जंजीर को हम तोड़ सकें, इस कामना के साथ आह्वान को परिदर्शित किया जाएगा। अयोध्या धाम के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आधी रात से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर के पट खुलते ही लोग प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबह पहली बार मंदिर में आरती की गई। प्रभु श्री राम की नगरी में चारों तरफ केसरिया ध्वज फहरा रहे हैं। लोग पवित्र सरयू में डुबकी लगा रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। करीब 500 साल के इंतजार के बाद नवनिर्मित भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि में कल दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद की आज की पहली सुबह श्री राम जन्मभूमि के आसपास पांव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे आस्था और विश्वास का संगम हो रहा हो। पहली पाली में अभी 11:30 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। इसके बाद दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। भक्तों की संख्या बढ़ने पर दर्शन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या।
इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के विग्रह की ओर से अयोध्या के लिए भेजी गई भेंट श्री रामलला मंदिर को सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों तमिलनाडु के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए थे। इस दौरान उन्हें श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के विग्रह की ओर से श्री रामलला मंदिर के लिए ये भेंट सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री ने इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा। राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपवास तोड़वाने वाले स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने प्रधानमंत्री के उपवास की प्रतिबद्धता के लिए सबके लिए इस प्रतिबद्धता को प्रेरणा बताया। इन 11 दिनों में उन्होंने भगवान श्री राम के मंत्र का बहुत जप किया है। मंत्र हमने ही भेजा था, लेकिन वो लगातार अखंड जब भी खाली थे उस मंत्र का जप कर रहे थे। ये मैंने स्वयं अवलोकन किया है। तो इस प्रकार अपने को अपनी वाणी से, अपने मन से और अपने कर्म से, अपने संसर्ग से साधने वाला कोई एक राष्ट्रनायक हम लोगों को प्राप्त हो जाए, ये देश का सौभाग्य है। और इसी प्रकार हमारा देश आगे प्रगति करता जाएगा और हम लोग विश्व का मंगल करने के लिए अपने को निश्चित रूप से सशक्त बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दिव्यता और भव्यता को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने मेगा कवरेज किया ताकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देश दुनिया में पहुंचाया जा सके। इस प्रसारण के दौरान दूरदर्शन की व्यूअरशिप में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस भव्य समारोह को YouTube पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। साथ ही दूरदर्शन के 40 से अधिक कैमरा सेटअप विशेष तौर पर मंदिर परिसर और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लगाए गए थे। श्री राम मंदिर के अंदर की मनमोहक तस्वीरें सिर्फ दूरदर्शन के माध्यम से ही दुनिया भर में पहुंची थी। डीडी की लाइव फुटेज को पूरी तरह से 4K में शूट किया गया था। पिछले साल हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद यह दूसरी बार है कि 4K में शूट हुए कार्यक्रम को लेकर डीडी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं मंदिर का विहंगम दृश्य दर्शकों तक पहुंचे, इसके लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को भी फीड शेयर की गई थी। कार्यक्रम के पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती के रेडियो, ट्विटर और फेसबुक सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव प्रसारित किया गया। वहीं दिल्ली के लाल किले में आयोजित पराक्रम दिवस 2024 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में कलाकार नरेश कुमावत ने नेताजी के अनेक रूपों को दिखाने का प्रयास किया है। किस तरह से खास ये मूर्तियां बनी हैं, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। जिन्हें इन्हें बनाया है वो हैं कलाकार नरेश कुमावत जी। सर, किस तरह से आपने बनाया है? हमें ये मौका मिला है, आज पराक्रम दिवस है। पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए गैलरी शॉट ऑफ हमने क्रिएट किया है, जिसमें देश ही नहीं विदेश की जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनकी रिप्लिकाएँ मैंने बनाई हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं INA आर्मी का एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया है जिसको नेताजी सल्यूट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नागपुर में जो मूर्ति है उसकी रिप्लिका हमने बनाई है। इंडिया गेट की मूर्ति जो हमने बनाई थी उसकी रिप्लिका हमने बनाई है। तो इस तरह से डिफरेंट रिप्लिकाइज हमने बनाई हैं और वो रिप्लिकाइज आज प्रधानमंत्री जी के समकक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, वो देखेंगे। ये आप जो देख रहे हैं क्ले मॉडल,
ये मोइरांग जहाँ पहला ट्राइकलर फ्लैग फहराया गया था नेताजी के द्वारा, उसकी एक प्रतिकृति हमने तैयार की है नेताजी की। उस मिट्टी से, मोइरांग मणिपुर से ये मिट्टी हमने मंगवाई। आपको कितनी खुशी हो रही है, नेताजी के लिए काम करने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है आपको? हम इस एरा में पैदा हुए हैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत आज इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को याद करना, उनके लिए काम करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि उनके लिए काम मैं कर पा रहा हूं। सर, किस मटेरियल से इनको बनाया गया है, क्या खासियत है? मैक्सिमम हमने कुछ स्कल्पचर्स तैयार किए हैं फाइबर ग्लास में, क्योंकि इंस्टेंट स्कल्पचर है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ स्कल्पचर हमने ब्रॉन्ज में तैयार करते हैं। मेरी स्पेशलिटी ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाना है, बड़े स्कल्पचर्स बनाना है। मैंने अभी तक 80 से ज़्यादा देशों के 230 शहरों में हमारे राष्ट्र पुरुषों की मूर्तियाँ बनाई हैं। तो ये थे नरेश कुमावत जी जो बता रहे थे किस तरह से उन्होंने यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं बनाई हैं, और इन्हें बनाकर ये काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि नेताजी को श्रद्धांजलि देने का इन्हें मौका मिला है। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ क्रिस निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में रोपवे एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। ये देश के लिए महत्वपूर्ण है। हमने 1,25,000 करोड़ के 200 प्रोजेक्ट चिन्हित किए हैं। इसमें टूरिस्ट स्पॉट और पहाड़ों पर मंदिर के साथ जिन शहरों में ट्रैफिक जैम होता है वहां पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं। इस एक्सपो में इंडियन कंपनी के आने की खुशी है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। हमने 1,25,000 करोड़ के 200 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जहां टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, या कुछ जगह पर मंदिर है ऊपर पहाड़ी ऊपर, वहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे है। पर जैसे जहाँ रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, जैसे धौला कुआं से मानेसर, तो यहाँ रोज़ ट्रैफिक जाम है। पर ऊपर के ऊपर हवा में चलने वाला, 1 घंटे में 10,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक सिंगल पिलर पर ऊपर अगर एक स्काई बस या डबल डेकर बस हमने शुरू कर दी तो ये ट्रैफिक एकदम आधा हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि इंडियन कंपनी इसमें आई। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया हो रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट में भारतीय वायुसेना के 46 विमान भाग लेंगे। इनमें 29 लड़ाकू विमान, 7 परिवहन विमान, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज विमान शामिल है। ये सभी विमान 6 अलग अलग बेस से संचालित होंगे। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी राजदूत ने अबू धाबी में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। इस दौरान राजदूत ने मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति देखी। मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा होने के करीब है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैभव फेलोशिप पुरस्कारों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका फायदा हुआ कि भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों ने यहां इस फेलोशिप का लाभ लिया है। नतीजा है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार भारत की आर्थिक प्रगति का मुख्य स्तंभ बन गए हैं। कि बहुत से भारतीय मूल के ऐसे वैज्ञानिक दूसरे देशों में जाकर के बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जिन देशों में जाकर के वो बस गए, जिन समाज में वो बस गए, वहाँ वो वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, वहाँ अपना योगदान भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जड़ें उनकी हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। जब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये इनिशिएटिव लिया गया वैभव, जिसके अंतर्गत
भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के वो वैज्ञानिक जो विश्व के भिन्न भिन्न संस्थानों में किसी न किसी स्तर पर कोई काम कर रहे हैं, शोध का काम कर रहे हैं। 22 वैभव फेलोज़ और 2 डिस्टिंग्विश फेलोज़ के नामों का ऐलान हुआ और साथ ही साथ अगला इस प्रकार का अगले चरण का जो फेलोशिप कार्यक्रम होगा उसकी भी आज ही सूचना जारी की गई कि बहुत से भारतीय मूल के ऐसे वैज्ञानिक दूसरे देशों में। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोदी की सरकार ने 10 साल में वो काम कर दिखाया है जो कांग्रेस 60 साल तक नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारी ये रहती है कि लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए, वंचितों को और लाभ मिल पाए और जो काम हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाए। आज सोशल मीडिया या आईटी के युग में आईटी और सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आईटी सोशल मीडिया के वो अपनी भूमिका निभाकर जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश का एकमात्र दल है जिसने आज तक अपनी विचारधारा को नहीं बदला। रामलला जी को भव्य राम मंदिर में स्थान मिला और सैकड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की, 140 करोड़ भारतवासियों की एक बहुत लंबे समय की मांग वो पूरी हुई। लेकिन एक बात तो साथ में सिद्ध होती है, भारतीय जनता पार्टी देश में केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपनी विचारधारा को अपने जन्म से लेके आज तक संभाल के भी रखा, आगे भी बढ़ाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। लोग कहते थे राम मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। हमने राम मंदिर बनाया भी, भव्य समारोह कराया भी। और मैं कहना चाहता हूँ, धारा 370-35 से हो, ट्रिपल तलाक हो, CAA हो या राम मंदिर हो, ये सारे विषय जो भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा के समय, जो विचारधारा इनके पार्टी के जन्म से लेके अब तक उसको जिया है। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय अपराध विज्ञान सोसाइटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि IPC और CRPC के नए परिवर्तित कानूनों के जरिए समय पर न्याय और अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। भारत 150 साल पुराने तीनों क्रिमिनल जस्टिस के मूल कानून IPC, CRPC और एविडेंस लॉ को स्क्रैप कर नए कानूनों को इंट्रोड्यूस कर चुका है। और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2 मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस के जरिए देशवासियों को लाभ मिलेगा। पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये 2 शब्द अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये 3 कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दोनों शब्द प्रचलन में भी आएंगे और इसका फायदा भी देश की जनताओं को मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान शहर में धक्का मुक्की की स्थिति बन गई।
इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रमाण सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। हमारे जवान जनता के सेवक हैं, किसी शाही परिवार के नहीं। निश्चिंत रहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। भारत ने हांगकांग को पछाड़कर पहली बार टॉप 4 में जगह बनाई है। भारतीय एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू $4.33 ट्रिलियन पहुंच गई है, जबकि हांगकांग के शेयर मार्केट की वैल्यू $4.29 ट्रिलियन रह गई है। इसमें से लगभग आधा पिछले 4 वर्षों में आया था। इस तरह भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। भारतीय स्टॉक मार्केट 5 दिसंबर को पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा था। इसमें से करीब $2 ट्रिलियन भारत में पिछले 4 साल में जोड़े हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही आर्थिक सुधारों ने भी भारत को दुनिया भर के निवेशकों का चहेता बना दिया है। अभी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, जिसकी वैल्यू $50.86 ट्रिलियन है। चीन $8.44 ट्रिलियन के साथ दूसरे और जापान $6.36 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। जिन निवेशकों ने पिछले 12 महीने में भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया है, उन्हें शानदार रिटर्न मिला है। हालांकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले वर्ष 2023 में शेयर बाजार के निवेशकों को अच्छा मौद्रिक लाभांश मिला। भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बनने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। और वहीं आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में सारा भारत राममय है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम के प्रति अपने भाव को प्रकट कर रहा है। इस समय एक 12 साल की बेटी ने अपने हाथों से राम मंदिर की सुंदर प्रतिकृति बनाकर अपनी भक्ति रामलला को समर्पित की है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर लिखा कि प्रभु श्री राम के शाश्वत जो विचार हैं वो गौरवशाली इतिहास का आधार है। प्रधानमंत्री ने, चूंकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सबसे अविस्मरणीय क्षण बताया और प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं अपनी मन की बात करके लौटा हूं, एक ऐसी अयोध्या जो मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। भावों से भरा हुआ यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा और उसमें लिखा कि अयोध्या में ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना मेरा सौभाग्य था। अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि रामलला पुनः अपने स्थान पर विराजमान हुए, इस अवसर का गवाह बनना बहुत भावुक क्षण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। जैसा कि हमने आपको बताया, इस पत्र को लिखकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सबसे अविस्मरणीय क्षण प्रधानमंत्री ने बताया।
ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा। रामलला विराजमान इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अविस्मरणीय क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। उन्होंने कहा कि अपने मन में भी अयोध्या को लेकर लौटा हूं। यह एक ऐसी अयोध्या है जो मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। भावना से भरा हुआ यह पत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है। उन्होंने लिखा कि अयोध्या में ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रामलला पुनः अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं। इस अवसर का गवाह बनना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण रहा है। ये तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। उनको पत्र लिखा प्रधानमंत्री ने। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शाश्वत विचार हैं और अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ वो समारोह अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अयोध्या धाम में अपने जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों का साक्षी बनकर लौटने के बाद मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूं। एक ऐसी अयोध्या जो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अयोध्या जाने से एक दिन पूर्व मुझे आपका पत्र मिला था। आपकी शुभकामनाओं और स्नेह का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आपके पत्र के हर शब्द ने आपके करुणामयी स्वभाव और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर आपकी असीम प्रसन्नता को व्यक्त किया। जिस समय मुझे आपका पत्र मिला था मैं एक अलग ही भाव यात्रा में था। आपके पत्र ने मुझे मेरे मन की इन भावनाओं को संभालने में, उनसे सामंजस्य बिठाने में अपार सहयोग और संबल दिया। मैंने एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो, वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विह्वल हो गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना एक सौभाग्य भी है और एक दायित्व भी। आपने मेरे 11 दिन के व्रत अनुष्ठान और उससे जुड़े यम नियमों के विषय में भी चर्चा की थी। हमारा देश ऐसे अनगिनत लोगों का साक्षी रहा है जिन्होंने शताब्दियों तक अनेक संकल्प व्रत किए जिससे कि रामलला पुनः अपने जन्म स्थान पर विराज सके। सदियों तक चले इन व्रतों की पूर्णाहुति का संवाहक बनना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। 140 करोड़ देशवासियों के साथ रामलला के साक्षात दर्शन, उनके रूप से साक्षात्कार और उनके स्वागत का वो क्षण अप्रतिम था। वो क्षण प्रभु श्री राम और भारत के लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ और मैं इसके लिए सदा कृतज्ञ रहूंगा। यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जैसा आपने कहा था, हम न सिर्फ प्रभु श्री राम को पूजते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू में और विशेषकर सामाजिक जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हैं। आपने पत्र में पीएम जनमन और जनजातीय समाज में भी अति पिछड़ों के सशक्तिकरण पर इस योजना के प्रभाव की चर्चा की। आदिवासी समाज से जुड़े होने के कारण आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से ये कौन समझ सकता है। ये तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र के माध्यम से लिखकर कही है। हमारी संस्कृति ने हमेशा हमें समाज के सबसे वंचित वर्ग के लिए काम करने की सीख दी है। प्रधानमंत्री जनमन जैसी कई अभियान आज देशवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। गरीब कल्याण के इन कार्यों के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के इन अभियानों के लिए प्रभु श्री राम के जो विचार हैं हमें निरंतर ऊर्जा देते हैं। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र की वो बड़ी बातें जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखकर उन्होंने भेजी है। प्रधानमंत्री ने लिखा, एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा मैंने की है। प्रधानमंत्री ने पुनः अपने जन्म स्थान पर विराजे हैं रामलला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर
ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि एक तीर्थयात्री के रूप में मैंने अयोध्या धाम की यात्रा की है। रामलला पुनः अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था और मैंने एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की है। भावनाओं से भरा हुआ यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा। इस अवसर का गवाह बनना बहुत भावुक क्षण था मेरे लिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से अपने भाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने रखे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा है प्रभु श्री राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। देश इसे पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये आज पराक्रम दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सारा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया है। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सबसे अविस्मरणीय क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में राष्ट्रपति की ओर से दी गई शुभकामनाओं का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो, वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विह्वल हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा, 140 करोड़ देशवासियों के साथ रामलला के साक्षात दर्शन, उनके रूप से साक्षात्कार और उनके स्वागत का वो क्षण अप्रतिम था। उन्होंने कहा, ये प्रभु श्री राम ही तो हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर अध्याय में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि प्रभु श्री राम के शाश्वत विचार
भारत के गौरवशाली भविष्य का आधार हैं। इन विचारों की शक्ति ही हम सभी देशवासियों के लिए वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उन्होंने लिखा कि श्री राम का भव्य मंदिर हमें सफलता और विकास के नव प्रतिमान गढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ये बच्चे 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 23 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की प्रेस वार्ता हुई। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 23 जनवरी से 31 जनवरी तक का यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सप्ताह स्पेसिफिकली 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का दिन इस देश के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसी समय पर गणतंत्र दिवस भी रहता है, इसमें गांधी जी की बलिदान दिवस भी रहता है और 31 जनवरी भी इसमें रहती है। तो ये सब दिन अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस सारे आयोजन में दिखाई दे रही है, देश की सभ्यता संस्कृति को आगे लेकर चलने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और कहीं ना कहीं उसको आज़ादी के बाद नकारने का प्रयास हुआ और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास अभी की सरकार ने किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अमृतकाल में 75वां गणतंत्र दिवस अहम है। इस दौरान देश की महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होगा। भारत की और आत्मनिर्भरता की जो यात्रा शुरू हो चली है और उस यात्रा में देश ने अमृत महोत्सव भी मनाया है और अब जब अमृत काल शुरू हो चुका है तो उस अमृत काल में 75वां गणतंत्र दिवस भी एक पहला ऐसा बड़ा आयोजन होगा जो अमृत काल का आह्वान कर रहा है और उस आह्वान में इस देश का हर जनमानस, इस देश की परंपरा, इस देश की प्रेरणा, हमारी समृद्ध विरासत हो और उस विरासत पर गर्व करते हुए गुलामी की हर जंजीर को हम तोड़ सकें, इस कामना के साथ आह्वान को परिदर्शित किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भावनाओं से भरा हुआ एक पत्र लिखा है और जो तमाम सारी बातें उस पत्र में लिखी हैं वो बहुत बड़ा संदेश भी देती हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, समझना चाहेंगे, देखिए पूरे भारत के लिए ये भावुक कर देने वाला क्षण था और उन्हीं भावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ये तमाम सारी बातें लिखी हैं। क्या कुछ बड़ी बातें उस पत्र की हैं और क्या संदेश इसके जरिए जाता है? देखिए पराक्रम, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था जी। और उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अयोध्या से लौटने के बाद पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो शुभकामनाएं और स्नेह राष्ट्रपति ने दिया था उसका बहुत वो आभारी है। हम जानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से के लिए आने से ठीक पहले राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने राम मंदिर को लेकर अपनी कुछ बातें रखी थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह पत्र लिखा है और उनका बहुत आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस बात का जिक्र राष्ट्रपति ने किया था उस बात को एक तरह से जिक्र करते हुए उससे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बताया और उनके स्नेह और प्रेरणादायी शब्दों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के जो शाश्वत विचार हैं भारत के गौरवशाली भविष्य का आधार है और इन विचारों की शक्ति ही दरअसल देशवासियों को ये शक्ति देती है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो मार्ग है वो आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो ये बात कहते रहते हैं और हम जानते हैं कि
कल प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि ये दरअसल एक शुरुआत है 2047 में विकसित भारत बने, और उसमें सभी एक तरह से जिस तरह से राम की भक्ति में लोग लगते हैं उसी तरह से राष्ट्र भक्ति में लगेंगे। तो उसका एक तरह से जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने न केवल आभार जताया है राष्ट्रपति का पत्र लिखने के लिए और स्नेह जताने के लिए, बल्कि इस बात का भी जिक्र किया किस तरह से 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो मार्ग है वो इसके जरिए प्रशस्त होगा। तो इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार भी जताया है उनके स्नेह शब्दों के लिए। और जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने पत्र में कहा था कि हम न सिर्फ प्रभु श्री राम को पूजते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू और विशेषकर सामाजिक जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज के पत्र में किया है। शैलेंद्र, इस पूरे पत्र पर यदि हम नजर डालें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ये लिख रहे हैं कि मैं एक अयोध्या अपने मन में लेकर लौटा हूं, एक ऐसी अयोध्या जो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, और 140 करोड़ देशवासियों के साथ रामलला के साक्षात दर्शन करने का अनुभव अप्रतिम था। तो ये कहीं ना कहीं 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को भी समाहित करता है। देखिए पराक्रम, प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया कि पीएम जनमन और जनजातीय समाज में पिछड़ों के सशक्तिकरण की योजनाओं के प्रभाव की जो चर्चा राष्ट्रपति ने की थी, दरअसल गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए, इन कार्यों के लिए निरंतर सरकार काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके लिए प्रभु श्री राम के विचार उन्हें निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं, उन्हें ऊर्जा देते रहते हैं। तो दरअसल श्री राम, हम जानते हैं कि उनके भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर जिस तरह से हम एक राज्य की कल्पना करते हैं, एक राष्ट्र की कल्पना करते हैं, इसमें गरीब कल्याण सबसे प्रमुख है, वंचित व्यक्ति की जो हित है वो सबसे प्रमुख है। तो इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब कल्याण के लिए जो कार्य सरकार कर रही है, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य कर रही है, उन अभियानों के लिए प्रभु श्री राम के विचार उन्हें एक तरह से निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उसमें जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर ये पत्र दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताने के लिए प्रधानमंत्री ने लिखा, जो स्नेह उन्होंने जताया था राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले आने से पहले राष्ट्रपति ने यह पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल। और शैलेंद्र, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संबोधन हुआ तो उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंदिर बन गया, इसके आगे की कार्य योजना हमें सोचनी चाहिए। और इसमें भी प्रधानमंत्री जब ये लिख रहे हैं पत्र के माध्यम से कि मैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुआ हूं और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प ये जब मैं ये लेता हूं, तो क्या समझा जाए कि भारत के उज्जवल भविष्य की जो रूपरेखा है उसको लेकर के सीधा सीधा संदेश प्रधानमंत्री इसके माध्यम से दे रहे? देखिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया कि जीवन के हर अध्याय में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जो प्रेरणा है वो प्रभु श्री राम ही तो है, जिनके जीवन से एक तरह से, जिनके आदर्शों से इस बात की प्रेरणा मिलती है। हम जानते हैं कि मोदी सरकार इस मंत्र पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और इसी वजह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सरकार सफल हुई पिछले एक दशक में। तो दरअसल इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा है कि प्रभु श्री राम की प्रेरणा ही है जिसके पीछे सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र मिश्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ एक पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि ये पूरी भावना की जो अभिव्यक्ति थी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, उसको उन्होंने लिखा। और सबसे भावुक बात जो प्रधानमंत्री ने लिखी, उसमें लिखा कि मैं एक अयोध्या को अपने साथ लेकर लौटा हूं, एक ऐसी अयोध्या जो मेरे मन से कभी दूर नहीं हो सकती, और साथ ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो भावना है ये प्रभु श्री राम से ही मुझे मिली है। ये तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से लिखी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अयोध्या धाम के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आधी रात से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के पट खुलते ही लोग प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबह पहली बार मंदिर में आरती की गई। प्रभु श्री राम की नगरी में चारों तरफ
केसरिया ध्वज फहरा रहे हैं, लोग पवित्र सरयू में डुबकी लगा रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। करीब 500 सालों के इंतजार के बाद नवनिर्मित भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि में कल दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद की आज पहली सुबह श्री राम जन्मभूमि के आसपास पांव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे आस्था और विश्वास का संगम हो रहा हो। पहली पाली में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि पहली पाली में अभी 11:30 बजे तक अयोध्या में दर्शन हो सकेंगे। इसके बाद दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए निर्धारित किया गया है। भक्तों की संख्या बढ़ने पर दर्शन की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री रामलला के दर्शन करेंगे, जो मक्का और वेटिकन सिटी जाने वाले कुल तीर्थयात्रियों से ज्यादा होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। अमेरिकी कंपनी जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अयोध्या में सालाना 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान लगाया है, जबकि मक्का में सालाना 2 करोड़ और वेटिकन सिटी में सालाना 90 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक अयोध्या तीर्थयात्री के आगमन के मामले में घरेलू आध्यात्मिक केंद्रों को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। तिरुपति में सालाना 2.5 करोड़, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने सालाना 80 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी सुविधा की वजह से अयोध्या बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला